नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय नंदा। शिरोमणि कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर आर.सी. त्रिपाठी जी। मैं इनसे आज मिलने आया हूं इस वजह से क्योंकि इनके कुछ ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिनको जनता के सामने, दर्शकों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मेरा उद्देश्य है इस कार्यक्रम के तहत कि मैं अपने दर्शकों से उन लोगों से मिलवाऊं जो सामान्यतः लोगों के सामने नहीं आते हैं, लेकिन समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझते हैं और अपना योगदान देते रहते हैं। क्योंकि प्रोफेसर त्रिपाठी जी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना, कई लोगों ने इनकी बड़ी तारीफ़ करी, और वो तारीफ़ इसलिए करी क्योंकि त्रिपाठी जी 2002 में इस विश्वविद्यालय से रिटायर हो चुके, परंतु आज भी सन 2021 में वो शिक्षण कार्य के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए आज भी यहाँ पर निरंतर आते हैं और बच्चों को अपना जो भी ज्ञान है वो उनको देते हैं, उनको समझाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। सामान्यतः जब भी कोई शिक्षक या कोई कर्मचारी अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो वो अपने घर के कार्यों में मशगूल हो जाता है और अपने उस पुराने कार्यों में वापस नहीं आता। लेकिन त्रिपाठी जी आज भी इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी वो छात्रों को पढ़ाई में हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और लगातार विश्वविद्यालय में बने रहते हैं, और जितना भी वो कर सकते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं अपने छात्रों को सिखाने के लिए। त्रिपाठी जी के बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं, हम बारी बारी से सबकी बात करेंगे। सबसे पहले हम आज बात करेंगे त्रिपाठी जी से इस बारे में कि उनको इस बात का ख्याल क्यों आया कि उनको अभी बच्चों को शिक्षा देना ज़रूरी है, जबकि इतने साल हो गए इस डिपार्टमेंट से उनको रिटायर हुए। त्रिपाठी जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे दर्शकों को पहले तो थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए कि आप इस विश्वविद्यालय में कब आए, कब तक आपने पढ़ाया, किस तरीके से किया, और रिटायर होने के बाद की सारी कार्यविधि आपकी रही है उनके बारे में दर्शकों को बताइए। तो एक, क्योंकि आपका जो जीवन है वो एक अनुकरणीय जीवन है, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक आपके बारे में जानें और उससे कुछ ना कुछ शिक्षा लें। बहुत धन्यवाद संजय जी। आपने जो कहा है पता नहीं कितना सत्य है उसमें। अध्यापक तो कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है, क्योंकि उसका जीवन जो है वो बना ही शिक्षा देने के लिए है। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि 2002 के बाद मुझे अब पढ़ाना नहीं चाहिए। मैं इस विभाग में 1963 में आया था, और वह भी एक मज़ेदार घटना थी, उसके तहत मैं यहाँ आया। मैं आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा था, वहाँ से मैंने एक पीजी डिप्लोमा किया था, जिसे उस ज़माने में PGDIIT कहते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। 2 बच्चों का उसमें एडमिशन होता था, और वो सभी 2 बच्चे बहुत जल्दी उनका इंडस्ट्री में पर्सनल मैनेजमेंट के तहत जो थी उनकी नौकरी लग जाया करती थी। मेरे पिताजी जो थे अध्यापक थे, और मैंने तय किया था कि मैं अध्यापक नहीं बनूंगा। मैं यहाँ से गुज़र रहा था क्योंकि मेरे पिताजी जो थे मुरादाबाद में रहते थे। यहाँ पर जो विभाग के अध्यक्ष थे वो पहले आईआईटी खड़गपुर में पढ़ाया करते थे, और क्योंकि दूसरी ट्रेन जाने में समय था तो मैं यहाँ आया, उनसे मिला। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम रिसर्च नहीं करोगे? मैंने कहा कतई नहीं, मैं तो अब जा रहा हूँ, अभी कल ही मेरी जो है परीक्षा समाप्त हुई है, और अब देखूँगा, अगर जैसे समय आएगा वैसे मैं इंडस्ट्री में जाने के प्रयास करूँगा। मेरे पीछे पड़ गए और उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम मत आना, लेकिन रिसर्च के बारे में तो सोचते ही होगे। मैंने कहा बिल्कुल सोचते हैं। मैंने कहा कुछ सोचा है, क्या करना चाहोगे अगर तुम रिसर्च करो तो? मैंने कहा हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ें मन में आती हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो बैठो, कुछ 1 पेज लिख डालो। मैंने 1 पेज कुछ लिख कर उन्हें दे दिया,
वहीं पर बैठकर मुश्किल से घंटे भर के अंदर कुछ लिख दिया होगा और मैं चला गया यहाँ से। करीब 10 दिन बाद अचानक एक पत्र मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक अध्यापक की वैकेंसी है, तुम चाहो तो आकर ज्वाइन कर लो। जब मेरे पिताजी ने वो पत्र पढ़ा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा ऐसा तो होता नहीं है कि घर बैठे जो है कोई विश्वविद्यालय से आपके पास न्योता आए कि आप आ जाइए, जाकर देखो, अगर तुम्हारा मन न लगे तो छोड़ देना। उनके कहने पर मैं यहाँ आया और मैंने पढ़ाना शुरू किया। 1 सप्ताह बाद मुझे लगा कि अरे, इससे अच्छी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती है। मेरी उम्र जो थी तब 21 वर्ष की थी। उसके बाद मैं यहाँ पर रहा। 1967 में मुझे मौका मिला, फुल ब्राइट फेलोशिप मिली और मैं अमेरिका चला गया। वहाँ पर भी 5 साल मैंने PhD किया यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में। तो मैंने 72 में जब मैं लौट कर आया तब से मैंने दोबारा से पढ़ाना शुरू किया। 2002 में मैं रिटायर हुआ और उसके बाद जो है मैं 5 वर्ष तक जो था वो यहाँ जो पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान है उसका निदेशक था। लेकिन पुनः फिर विश्वविद्यालय में आकर मुझे लगा कि जो मैं कर रहा था वो मैं पुनः करूं। तो जैसा मैंने कहा कि जो मुझे अच्छा लगता था वो मैं कर रहा हूं, तो एक तरह से मैं मनोविज्ञान विभाग का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं जो चाहता हूं वो करता रहूं। सर, मेरा एक सवाल ये है, चूँकि सर मैं भी शिक्षण कार्य में हूँ, लेकिन आपके सामने सर मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी कुछ भी पोजीशन आपके सामने कुछ नहीं है सर, आप बहुत बड़े टीचर हैं सर। लेकिन एक सवाल सर मेरे दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। पिछले 25-26 साल से सर मैं भी टीचिंग में हूँ। जिस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं सर, हम वैसा समाज बना नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन समाज वैसा बन नहीं रहा है। समाज कुछ और ही रास्ते पे चला जा रहा है। सवाल सर ये है कि हम बच्चों को वो चीज़ सिखा नहीं पा रहे हैं या हम सिखा रहे हैं और बच्चे उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। ये सर, इसके बीच में कि ये प्रॉब्लम क्या है या प्रॉब्लम कुछ सर कुछ और भी है, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। संजय जी, मुझे ये लगता है कि कहीं एक बड़ी चूक हो गई है। शायद उन लोगों से जिन्होंने हम लोगों की शिक्षा की नीति निर्धारित की है और शिक्षा को दिशा दी है। विचित्र सी बात है, आपको स्मरण होगा कि जब आप पढ़ रहे थे तब शिक्षा जो थी वो व्यापार नहीं थी। आज अगर आप देखें तो शिक्षा से बड़े बहुत सारे व्यापार नहीं हैं। पता नहीं आपको यह बात मालूम है या नहीं मालूम है, इंग्लैंड में जो आजकल क्रिकेट के मैच चल रहे हैं हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच में, उनको स्पॉन्सर करने वाला कौन है? उनको स्पॉन्सर करने वाला बायजू है, जो शिक्षा का एक व्यापारी है। कुछ कमाया ही होगा उसने। अगर उसने न कमाया होता तो वो दूसरे बड़े व्यापारियों को हराकर क्रिकेट की टीम का स्पॉन्सर नहीं बन सकता था। और हमें मालूम है कि जो क्रिकेट की टीम के स्पॉन्सर बनते हैं उन्हें कितना रुपया देना पड़ता है, जो कि करोड़ों में होता है। केवल इतना ही नहीं है, आप एक और चीज़ देखेंगे, बहुत सारे संस्थान हैं जिन्होंने शिक्षा को केवल नौकरी से जोड़ा हुआ है। शिक्षा जो है व्यापार इसलिए भी बन गई है क्योंकि वो ये बताते हैं कि अगर आपने एक विशेष प्रकार की शिक्षा ग्रहण करी तो आपका पे पैकेज क्या होगा। तो अगर आप किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हैं
तो आपको दो चीज़ें बताते हैं और बच्चे भी आपसे उनसे दो चीज़ें पूछना चाहते हैं। पहला तो ये कि आपका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड क्या है। दूसरा वाला ये पूछना चाहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पे पैकेज था वो क्या था और वो बच्चे कहाँ गए। तो जब शिक्षा जो है वो उसका उद्देश्य केवल पैसे से जुड़ जाता है तो शिक्षा वह नहीं रह जाती है जो कि समाज के काम आ सके। उद्योगों के काम आ सकती है, वो व्यापारियों के काम आ सकती है वो, लेकिन समाज का निर्माण नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर चरित्र का निर्माण तो नहीं किया शिक्षा ने, केवल ऐसे लोगों को तैयार किया जो कि अपने हित में कार्य कर सकते हैं, अपने हित को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दूसरों से जुड़ेंगे कैसे, सहकार कैसे करेंगे, कोऑपरेट कैसे करेंगे, रिलेट संबंध कैसे बनाएंगे, वो संबंध नहीं बनते। सर आपने जो जवाब बताया उसमें एक लाइन इतनी महत्वपूर्ण थी, शायद ये जवाब मुझे अभी तक कहीं से मिला नहीं था, और वो ये था कि आपने बताया कि जो हमारी शिक्षा नीति है उसने शिक्षा तो दी और लोगों को काम के लायक बनाया भी, लेकिन उसने चरित्र का निर्माण नहीं किया। और यही वजह है और यही कारण है कि जैसा समाज हम बनाना चाह रहे थे वैसा समाज हम बना नहीं पा रहे हैं। सर मेरा अगला सवाल है वो आपके प्रोफेशन को लेकर के है, वो है मनोविज्ञान। सर मैं और मेरे मित्र दर्शक ये जानना चाहते हैं, सर ये मनोविज्ञान है क्या चीज़ और हम मानव जीवन पर या मानवों के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर ये किस तरीके से अपना प्रभाव डालता है। तो इसके बारे में सर आपका जो भी बहुत अनुभव होगा सर आपका इसके बारे में, वो आप सर हमारे दर्शकों को बताइए। संजय जी बड़ा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकांश लोग जो हैं वो मनोविज्ञान के बारे में यही समझते हैं कि जो मानव व्यवहार के बारे में उनका ज्ञान है उससे अधिक जो है मनोविज्ञान जो है वो कुछ हमें बता नहीं सकता है। ये मनोविज्ञान की एक कठिनाई भी है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने के लिए मनोविज्ञान आते हैं वो मानव व्यवहार के बारे में उनके कुछ अपने विचार होते हैं और उन विचारों से उनको थोड़ा दूर करना जो है वो मुश्किल होता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, वो समझने की कोशिश करता है कि जो भी व्यवहार वो करते हैं उसके पीछे जो है प्रेरणाएं क्या होती हैं, उसके पीछे विचार क्या होते हैं, उसके पीछे संदर्भ क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे संदर्भ बदल जाते हैं वैसे वैसे जो है व्यवहार भी बदल जाता है। व्यवहार केवल विचारों और प्रेरणाओं पर भी आधारित नहीं है, लेकिन ये भी शायद सोचने की ज़रूरत है कि वो विचार कैसे बनते हैं, वो प्रेरणाएं कैसे बनती हैं, क्योंकि हम पाते ये हैं कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनके सोचने के तरीके अलग हैं, उनकी प्रेरणाएं भिन्न हो सकती हैं, उनके व्यक्तित्व भिन्न हो सकते हैं और उसके आधार पर उनकी समस्याएं जो हैं वो भी भिन्न हो सकती हैं। तो त्रिपाठी सर बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं। इनके जो कार्य हैं वो बहुत ही सामाजिक हैं। शिक्षण कार्य के अलावा इनका एक कार्य है, स्वराज विद्यापीठ नामक एक संस्था है जिसका ये संचालन करते हैं और उसके कुछ उद्देश्य हैं। हम उन उद्देश्यों के बारे में जानेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन उद्देश्यों के बारे में जो स्वराज के बारे में त्रिपाठी सर के हैं वो हम उनके उस संस्था में चलकर ही बात करेंगे और वहां देखेंगे कि त्रिपाठी सर किस तरीके से स्वराज विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं। तो आइए दर्शकों, हम चलते हैं स्वराज विद्यापीठ।
दोस्तों, अब हम आ गए हैं प्रोफेसर त्रिपाठी सर के साथ स्वराज विद्यापीठ, जो कि स्थित है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वुमेंस हॉस्टल के ठीक सामने। हम त्रिपाठी सर से यहाँ पे इस बारे में बात करेंगे कि ये स्वराज विद्यापीठ क्या है, इसकी स्थापना कब की गई, किनके द्वारा की गई और इसके स्थापना के उद्देश्य क्या थे। संजय जी, स्वराज विद्यापीठ की स्थापना पूरी तरह से अगर देखें तो 2004 के वर्ष में हुई है, और उसका कारण यह था कि उसके पहले एक बड़ी लड़ाई चल रही थी जिसे प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गणित विभाग के आचार्य थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। आपको याद होगा कि 1991 में WTO की स्थापना हुई थी, और उसके तहत जो है भारत ने तय किया था कि वो WTO का एक सदस्य बनेगा, जिसके तहत जो थी वो विदेशी कंपनियां, उनको खुला निमंत्रण था कि वो यहाँ पर आएँ और व्यापार करें और यहाँ से जितना कमा सकती हैं वो कमा कर ले जाएं। प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा गांधी जी के विचारों के प्रबल समर्थक थे, बड़े गांधीवादी थे, और वह देख चुके थे कि विदेशी कंपनियों ने भारतवर्ष में किया क्या है। इलाहाबादियों को वो विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ पर इलाहाबाद ट्रीटी पर दस्तखत हुए थे शाह आलम द्वितीय के द्वारा, और उन्होंने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। केवल इतना ही नहीं हुआ, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब अंग्रेज़ी हुकूमत को ये लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ व्यापार कर रही है वो व्यापार भी नहीं कर पाएगी और यहाँ से जो धन उगा रही है वो नहीं उगा पाएगी, तो उन्होंने सत्ता जो थी वो क्वीन विक्टोरिया को सौंपी, और वो भी यहीं पर मिंटो पार्क में किया गया। तो बनवारी लाल जी के नेतृत्व में कंपनियों के विरुद्ध में लड़ाई लड़ने का अगर अभियान यहाँ से शुरू हुआ तो बहुत आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हम सब लोग ये देख चुके थे कि ब्रिटिश कंपनियों के तहत जो है भारत की लूट कितनी हुई है, कितना नुकसान हुआ है, भारत की सांस्कृतिक विरासत का कितना नुकसान हुआ है, भारत में जो राजनीतिक प्रबंध तंत्र था वो कैसे बदला है, और उसने किस तरीके से बिल्कुल वही चाल अपनी रखी है जो कि अंग्रेज़ों की चाल थी। आर्थिक चाल जो थी वो भी वही होने वाली थी, उसी तरीके की जैसी कि दूसरों की थी, और जिसके तहत जो थे वो जो छोटे उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो जाते। सर, चूँकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ और कॉमर्स का टीचर भी हूँ, 1990-91 में भारतवर्ष में बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी आई, जिस समय स्वर्गीय चंद्रशेखर हमारे प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद 1991 में एक नई सरकार आई भारतवर्ष में, जिसमें वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस कार्यकाल में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, और उसमें 3 चीज़ें लाई गई: ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, आपका जो ये स्वराज आंदोलन है, जिसमें आप विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं उस ग्लोबलाइजेशन और आपके स्वराज आंदोलन में एक विरोधाभास है। तो ये विरोधाभास सर क्यों है? ये जो नीति है ग्लोबलाइजेशन की, हमारे भारत सरकार ने बनाई, हमारे वित्त मंत्री ने बनाई, तत्कालीन वित्त मंत्री ने बनाई, और जबकि आपका जो उद्देश्य है उन विदेशी कंपनियों का विरोध करना, तो सर ये विरोधाभास बीच में क्यों आ रहा है? क्या ऐसा विरोध करने से क्या हमारे भारतवर्ष के विकास के ऊपर असर नहीं आएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है संजय जी। विरोधाभास नहीं है, हम लोग विरोध कर रहे हैं, और इसका विरोध जो था वो पूरी ताकत से जब ये WTO के लिए मनमोहन सिंह तैयार हो रहे थे तब किया गया था। सांसदों को बताया गया था कि इसके क्या नुकसान होने वाले हैं। जैसे लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं अखबार के माध्यम से बताई तो जाती हैं, पर जो ज़मीनी स्थिति है उसके बारे में ज्ञान नहीं है। पास की बात ही मैं करूं, एक ज़माना था जबकि इसी देश ने कोका कोला को बाहर कर दिया था। फिर इसी प्रकार की नीतियों के तहत कोका कोला को हम लोगों ने वापस बुलाया। अगर आप इलाहाबाद से बनारस गए हैं तो आपने वहाँ पर एक स्थान देखा होगा जिसका नाम राजा तालाब है। राजा तालाब में कोका कोला ने अपनी कंपनी डाली, बॉटलिंग प्लांट डाला। उस बॉटलिंग प्लांट के आधार पर उसने इतना पानी वहाँ पर निकाला कि आसपास जितनी भी कृषि योग्य ज़मीन थी वो सूख गई। आप केरल चले जाइए और देखिए कि वहाँ पर जो है पानी के स्तर का क्या हाल है। जहाँ भी कोका कोला के प्लांट्स लगे हुए हैं, जो प्रश्न पूछा जाना है वो ये पूछा जाने की ज़रूरत है कि क्या कोका कोला के यहाँ पर आने से भारतीयों को कोई लाभ हो रहा है या भारतीयों को नुकसान हो रहा है। हमने यही चीज़ जो है भोपाल में देखी। भोपाल में गैस कांड के तहत इतने सारे लोग मरे और उसमें किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। पर्यावरण का जो नुकसान हुआ उसके तहत आज भी जो लोग मर रहे हैं उनके बारे में शायद आपको जानकारी होगी ही। तो विकास के जिस मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पर आधारित है, वो केवल लालच पर आधारित है, स्वार्थ पर आधारित है, और स्वार्थ पर आधारित मॉडल समाज का भला नहीं कर सकता है। और उसी मॉडल के तहत हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी संस्कृति बदलती चली जा रही है। हमारी शिक्षा, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो कैसे बदली है, कि क्या कारण है कि आप जो हैं और आपके अलावा जितने भी गरीब बच्चे हैं वो विश्वविद्यालय में 12 रुपये ट्यूशन फीस देकर पढ़ सकते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे स्थान में। लेकिन अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं तो उन्हें लाखों रुपए देने पड़ते हैं एक वर्ष में। ये किस प्रकार का समाज हम बनाने जा रहे हैं जिसमें केवल गैर बराबरी बढ़ेगी, कम नहीं होगी? क्या कारण है? अगर ये मॉडल अच्छा है तो 30 वर्ष में इसने जो है जो माल न्यूट्रिशन है उसे कम नहीं किया। भारतवर्ष के जितने भी अगर देखा जाए तो इस समय भारतवर्ष जो है सबसे ऊपर खड़ा हुआ है माल न्यूट्रिशन के मामले में। क्या कारण है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अमीर तो और ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं, लेकिन गरीबों की संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। गांव से माइग्रेशन क्यों हो रहा है? शहर की तरफ क्यों आ रहे हैं? गांव में लोग रह क्यों नहीं रहे? गांव में जो पहले लोग जो थे, जिनको कि तरह तरह के कार्य थे और कर सकते थे, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
और उसका कारण यही है कि कहीं न कहीं पर इस प्रकार के मॉडल में हम लोगों ने लालच को जो है बोया है इस देश में, और लालच को बोने के कारण जो है जो फसल हम आज काट रहे हैं वो बहुत जहरीली है। हमारे दिमाग बदल गए हैं, हमारे बच्चों के दिमाग बदलते चले जा रहे हैं, और उसमें जुड़ने की कोई जगह नहीं है। लगातार जो हम देख रहे हैं उसमें हम लोग एक दूसरे को तोड़ना चाहते हैं, समाज को तोड़ तोड़ कर देखना चाहते हैं, भेद करना चाहते हैं और तोड़कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यही चीज़ है जो कि इस प्रकार का व्यापार हमें सिखाता है। सर, जैसा कि आपने बताया अभी कि इन विदेशी कंपनियों की वजह से हमारे भारत के ऊपर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए हम भारत सरकार की ग्लोबलाइजेशन की नीति का विरोध करते हैं, इन विदेशी कंपनियों का विरोध करते हैं, तो क्या स्वराज विद्यापीठ के पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है? फिर हमारे जो भारतवासी हैं, जो हमारे लोग हैं, इनको रोज़गार कैसे मिलेगा या हमारे देश का विकास कैसे होगा? अगर हम विदेशी कंपनियों को यहाँ से भगा देंगे तो जो लोग यहाँ पर रोज़गार में हैं, जो यहाँ काम करते हैं, उनको रोज़गार कैसे मिलेगा? संजय जी, इस प्रश्न का उत्तर जो है शायद दो तरीके से दिया जा सकता है। अगर आज की स्थिति में देखा जाए और इनको यहाँ से निर्वासित कर दिया जाता है तो जो आप कह रहे हैं, हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके पास काम नहीं रहेगा। पर अगर आप ये मानते हैं कि इन कंपनियों के द्वारा जो स्थान खाली किया जाएगा उन्हें भारतीय कंपनियां जो हैं भर नहीं पाएंगी, इस पर शायद आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। लेकिन इस बात को भी शायद समझने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था, कि विकास का जो मॉडल है वो होना क्या चाहिए। विकास का मॉडल जो है वो क्या ऐसा होना चाहिए जो ऊपर से आरोपित होता है, और क्योंकि आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं इसलिए आपको मालूम होगा कि ट्रिकल डाउन अप्रोच क्या होती है। उस ट्रिकल डाउन अप्रोच में जो है वो पानी ऊपर ही तक रह जाता है पर नीचे तक नहीं पहुंचता है। भारतवर्ष में जहां पर कि 65% से ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं, उनके पास तो ये विकास पहुंचा नहीं है, और इसीलिए वो जो है अपने अपने स्थानों को छोड़कर जो है वो शहरों में आ रहे हैं। तो विकास का मॉडल तो ऐसा होना चाहिए ना जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाए। गांधी आखिर क्या कह रहे थे? गांधी यही तो देख रहे थे। जब ये वाली बात आई कि जो है विलेजेस में इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, तो ये था कि क्या ये संभव नहीं है कि आप कृषि के साथ जो है उद्योग को भी करें। तो इसे शायद समझने की आवश्यकता है। ट्रिकल डाउन अप्रोच, जिसके तहत जो है ये है कि ऊपर से पानी बरसेगा और नीचे पहुंच जाएगा तो हम जो है ऊपर ठीक हो जाएंगे, तो नीचे जो है सब कुछ चला जाएगा, वैसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो पैसे जो कि ऊपर इकट्ठा हो रहे हैं वो कहीं नीचे पहुंच रहे होते। तो क्या कारण है कि हिंदुस्तान में बिलियनर्स तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो पॉवर्टी है वो कम नहीं हो रही, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, आपने प्रोफेसर त्रिपाठी सर ने कितनी अच्छी बातें बताई, कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक उपयोगी संदेश है और हमारे समाज को बेहतर करेगा। सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे समय दिया और हमारे दर्शकों से आपने बातचीत की, ये बहुत ज़रूरी था। सर, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि मैं ऐसे लोगों को सामने लेकर के आऊँ जो समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज को अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो मैं अपने दर्शकों, अपने मित्रों से उनको मिलाना चाहता हूँ। मैं और कोई सामाजिक कार्य तो नहीं कर पाता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद मैं इसी तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन करूँगा और यही मेरे लिए एक सामाजिक कार्य होगा। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका।